पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कूटनीतिक और सुरक्षा मोर्चे पर कड़ा रुख अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषक करार देते हुए उस पर आतंकी संगठनों को फंडिंग देने का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान की नीतियां आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं और ये क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है। इस बीच जम्मू कश्मीर में भारत पाक सीमा पर भी तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एलओसी पर फायरिंग की है, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। वहीं पहलगाम हमले की जांच कर रही एनआईए ने बेसरन इलाके में जाकर सीन रिक्रिएट करना शुरू कर दिया है ताकि हमले की साजिश की गहराई से पड़ताल की जा सके। राजनीतिक स्तर पर भी इस हमले को लेकर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। खड़गे ने कहा कि पहलगाम हमला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है और इस पर संसद में चर्चा जरूरी है। सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए सरकार ने पहलगाम और आसपास के कई पर्यटन स्थलों को फिलहाल पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। और तमाम जानकारी के साथ राजकुमार चौधरी वरिष्ठ संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, देखिए, भारत अब लगातार अपनी गतिविधियों को तेज करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच खबर यह भी आई थी कि एलओसी पर पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकत दिखानी शुरू कर दी, वहां पर फायरिंग शुरू कर दी, और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए निशा, स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से पहलगाम की ये घटना हुई और उसके बाद यदि हम अगर पूरा इस मसले को देखें तो आज इस घटना का छठा दिन है और इस छठे दिन में भी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना हरकत है वो लगातार की जा रही है। एलओसी पर लगातार तनाव बना हुआ है और हमारे जो जवान हैं वो भी फायरिंग करते हैं, मतलब जवाबी कार्रवाई करनी बेहद जरूरी होती है। लेकिन अब इस मसले में बड़ा जो मसला है, क्योंकि एनआईए इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहाँ पे जहाँ पे जो घटना स्थल है वहाँ पे एनआईए का विशेष दल जो है वो पिछले 5 दिनों से बना हुआ है और तमाम तरह के तथ्यों को एकजुट करके अब वहाँ पे एक रिक्रिएशन के किस तरीके से आतंकवादी किस इलाके से आए और उन्होंने किस तरीके से घटना को अंजाम दिया, ताकि एक अच्छे उसके सबूत जो है वो इकट्ठे किए जा सके। क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से करने की जो जिम्मेदारी है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मिली है और उसका विशेष दल जो है वो तमाम जो तथ्य हैं उन तथ्यों को पिरोने का काम कर रहा है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से आपने बताया कि यूएन में भी अब ये मसला चला गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 154 देशों को मिलाकर एक संगठन बना है और उस संगठन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पूरी दुनिया में अमन कायम रहे और कहीं किसी के साथ कोई जाति ना हो। लेकिन जिस तरीके से ये घटना है, इस घटना को यूएन में ले जाने का जो निर्णय है वो लिया गया है, वो बहुत कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हिंदुस्तान ने आज तक अपनी तरफ से कभी कोई पहल नहीं की और हिंदुस्तान इस मसले में युद्ध चाहता भी नहीं है। लेकिन उसके अलावा अगर अपनी अस्मिता पर कोई चीज आती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की तरफ से स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जवाब जो है वो दिया जाएगा। पहल नहीं की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो शरीफ हैं लेकिन हम लोग कमजोर नहीं हैं, ये सरकार देना चाहती है और सरकार ने इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से बता दिया। लेकिन यूएन में अब जाकर जिस तरीके से अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो रक्षा मंत्री, इतना महत्वपूर्ण पद होता है और वो उस पद पर बैठकर किस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, ये कहीं किसी से छिपे नहीं है। सोशल मीडिया उससे निश्चित तौर पर दो चार हो रहा है और इसको तमाम तरह के यूएन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने भी इस बात का संज्ञान लिया है और हमारी तरफ से भी, हिंदुस्तान की तरफ से भी, जैसे योजना पटेल जो वहाँ पे प्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस मसले को पूरे यूएन में उठाने का निर्णय लिया है और सरकार की तरफ से भी। अभी इस बीच एक और नई जानकारी जो मिली है वो ये मिली है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से सरकार को एक पत्र लिखा गया है और पत्र में कहा गया है कि इस मसले को लेकर, जिस तरीके से पहलगाम में जो घटना हुई है, इसको लेकर, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत जो है वो संसद है और संसद का विशेष सत्र, आपातकालीन सत्र जो है वो बुलाने का जो निर्णय है वो कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। कांग्रेस ने एक पत्र जो है सरकार को लिखा है। अब सरकार उस पर क्या निर्णय लेती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ओवरऑल अगर पूरी सारी चीजों को किया जाए तो इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ से चल रही है। एनआईए की टीम जो है वो लगातार सारे सबूतों को इकट्ठा कर रही है और तमाम तरीके की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई की
की जाएंगी, लेकिन हिंदुस्तान ने अभी तक संयम जरूर रखा है और हम अपने आप को सक्षम करता हुआ कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। 68,000 करोड़ रुपए की डील कल फाइनल हुई है फ्रांस के साथ में, और नौसेना के जो हमारे 2 युद्धपोत हैं, उन युद्धपोतों पर उनकी तैनाती की राजकुमार, जाएगी। इसी के साथ कल 3 बजे भी एक बैठक हुई थी। राजकुमार, कल 3 बजे भी एक बैठक हुई थी, उससे लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये 3 बजे की जो बैठक है, इस बैठक में तमाम जो तथ्य हैं वो तथ्य सामने रखे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री के बीच के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल, वो भी तमाम तरीके की, क्योंकि हर दिन इसकी 24 घंटे में निशा समीक्षा हो रही है इस पूरे प्रकरण की, और प्रधानमंत्री को पल पल की जानकारी जो है हर दिन के हर 24 घंटे में कि क्या डेवलपमेंट हुए हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो हैं उन्होंने और क्या सबूत इकट्ठा किए हैं, उसके अलावा क्या क्या वहाँ पर कार्रवाई चल रही है, किन गतिविधियां चल रही हैं, किन सेक्टरों में गोलीबारी हुई है, और वो जो आतंकवादियों को जो पोषित हमारे यहाँ के गद्दार कर रहे थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, उनके घरों को गिराने के अलावा, और तमाम जो विशेष दल हैं, क्योंकि वहाँ पे जो अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर की, तो सेना के साथ साथ वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसके साथ साथ सामंजस्य बिठाने के लिए एक विशेष टीमें बनाई गई हैं, उनकी समीक्षा लगातार की जा रही है। राजभवन उसमें लगातार जो है हस्तक्षेप कर रहा है। उसके अलावा एलजी के यहाँ से तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स गृह मंत्रालय को भेजी जा रही है, और गृह मंत्रालय के थ्रू वो सारी रक्षा मंत्रालय क्या किस मंत्रालय की क्या कार्रवाई चल रही है, इसकी हर 24 घंटे में रिपोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री को दी जा रही है, और उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है कि इस मसले को हम यूएन में लेके जाएंगे, पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा पाकिस्तान को। और ये जो मसले हैं, ये मसले इतने महत्वपूर्ण हैं निशा, क्योंकि हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर पूरी दुनिया के सामने ये साबित करना नहीं चाहता कि हम लोग पहल कर रहे हैं, लेकिन ये भी बताने का प्रयास जरूर किया जा रहा है कि हमारा एक एक नागरिक जो है वो हमारे लिए बहुत जिम्मेदार है, और हम उसकी जान जो है, उसकी जान और उसकी हिफाजत के लिए तमाम वो प्रयास करेंगे जो प्रयास हमें करने चाहिए। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने इसकी क्षमा याचना की कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी पर्यटकों को जो है वो सुरक्षा मुहैया कराना, और शायद मैं नहीं करा पाया, मैं उसमें नाकाम रहा। तो ये एक जो है एक बड़ा दिल करके उमर अब्दुल्ला ने सामने चीजें की हैं, लेकिन इससे एक बात जरूर ये तथ्य निकलती है सामने आके कि कहीं ना कहीं लापरवाहियां रही हैं, क्योंकि वहां 7 किलोमीटर का जो एरिया था उसमें सुरक्षा व्यवस्था करनी थी। जम्मू कश्मीर में क्योंकि सरकार है और सरकार में पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि वहां पर सुरक्षा के पिकेट किए जाए। ठीक है राजकुमार, वापस आपके पास मैं आऊंगी। इसी बीच मेरे सहयोगी अजहर हुसैन ने भी श्रीनगर से हमें ज्वाइन कर लिया है। अजहर, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? बहुत दिन हो गए हैं, 22 अप्रैल को वो घटना हुई थी, उसके बाद अभी सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? एनआईए की टीम कहां कहां पर छापेमारी इस वक्त कर रही है? जम्मू कश्मीर पुलिस को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जहां तक एनआईए का ताल्लुक है और इस इंसिडेंट के बाद में, हालांकि कुछ एक दिन गुजर जाने के बाद एनआईए को भी ये जो है एनआईए भी मौके पे पहुंच गई और उन्होंने भी जगह जगह पे है छापामार कार्रवाई अंजाम दी है, जिसमें जम्मू के कुछ एक क्षेत्र है और कश्मीर के घाटी के कुछ एक क्षेत्रों में भी इस हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर दी, और इसके साथ साथ जो इन्होंने जो है छापामार कार्रवाई भी अंजाम दी है। लेकिन अगर सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से बात करें, जिस तरीके से मैंने कल भी कहा कि सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो अनटोज है। हालांकि ये जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट के फौरन बाद जो सिक्योरिटी के पास में जो न्यू टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और जगह जगह पे छानबीन की जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल भी जो घने घाटियां हैं तो वहां पे भी सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम जो नफी है वो लगे हुए हैं, सर्च अभियान लगातार जारी है। और चूंकि आने वाले समय में चूंकि अमरनाथ यात्रा भी, बाबा का जो अमरनाथ यात्रा है वो भी स्टार्ट होने जा रहा है, तो इस हवाले से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी काफी बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसियां यहाँ पे सक्षम दिखाई दे रही है। जी राजकुमार, वहीं अगर बात कर ली जाए अटारी बॉर्डर की, अगर मैं बात करूं, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि जो लोग यहां से पाकिस्तान की तरफ रुख कर रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी शिकायत आई जा रही थी कि हमें वापस जाने नहीं दिया जा रहा है, हमारे पास कार्ड है, सब कुछ है, लेकिन हमारे बच्चे तो जो है बॉर्डर पार कर चुके हैं, लेकिन हमें बॉर्डर पार करने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी कुछ माओं की शिकायतें भी सामने आ रही थी, क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए निशा, यदि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ तो मेरठ और बुलंदशहर 2 ऐसे इलाके हैं
कि जहाँ की दो बेटियां ऐसी हैं कि जो अपने मैके में आई हुई थी और वो पाकिस्तान की बहू हैं, उनका जो वीज़ा है वो वीज़ा उनका जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया पाकिस्तान की तरफ से, तो वो इस समय यहीं पे हैं। अगर बात करूं मैं गौतम बुद्ध नगर में, तो एक बहुत मसला जो है वो कहीं ना कहीं वो सीमा हैदर का अभी सामने आता है कि क्या सीमा हैदर को वापस ले जाया जाएगा, नहीं ले जाया जाएगा, क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। उनके वकील की तरफ से अभी तक इस बारे में निर्णय लिया गया अटारी बॉर्डर को, क्योंकि जिस समय ये घटना हुई उस घटना के 48 घंटे बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी काम से हिंदुस्तान के अंदर हैं, वो अपने देश लौट जाएं, क्योंकि इस तरीके के हालात और इस तरीके की परिस्थितियों में इसके पीछे दो तर्क बताए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सरजमी पर कहीं उनके साथ कोई दुस्साहस हो जाए, तो शायद इस वजह से भी ये निर्णय लिया गया। पाकिस्तान ने बहुत सारे अपने जो नागरिक हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि बहुत सारा इलाज के लिए ऐसे लोग हैं कि जो पाकिस्तान में मुहैया नहीं है, वो हिंदुस्तान में अपनी जान बचाने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए लोग आते हैं। लेकिन उन तमाम लोगों को जो है वो जो डिप्यूट करने का सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है। अब जो अटारी बॉर्डर है, उस अटारी बॉर्डर को तकरीबन 12 घंटे खोला जाता है। 12 घंटे में जितने लोग चले जाते हैं उसके बाद फिर उनको कैंप किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे मसले वहां पे इस तरीके के आ रहे हैं निशा की, जो वहां का पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है, वो विदेश मंत्रालय जब तक क्लियरेंस नहीं देगा, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक उन्हें ले जाना। लेकिन मानवीय आधार पर हिंदुस्तान कि सरकार ने अभी तक ऑफिशियल तो ये नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि हिंदुस्तान अपना मानवीय पहलू जो है वो छोड़ना नहीं चाहता है। यदि एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे तो उनके लिए वहां पे एक कैंप की व्यवस्था की जाएगी, जो लोग वहां पे रहेंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि मानवीय जो एक आधार है कि कोई आदमी हिंदुस्तान की सरजमी पर भूखा ना सोए, कोई आदमी प्यासा ना रहे, इस तरीके की व्यवस्था सरकार ने अपनी तरफ से निश्चित तौर पर की है। तो वहाँ पे जो मिलिट्री कैंप है, उन मिलिट्री कैंपों में उस तरीके के लोगों को ठहराने की व्यवस्था भी करने की रणनीति बनाई जा रही है, जिन लोगों को पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन यूएन में ये मसला अभी चला है, तो अटारी बॉर्डर को दिन में खोला जाता है, रात को उसको बंद किया जाता है। जितने लोग इकट्ठा होते हैं पूरे देश से, वो लोग, उन लोगों को फिर डिप्यूट किया जाता है, जिनको वो ले लेते हैं वो चले जाते हैं, बाकी जो रुक जाते हैं। उस तरीके की व्यवस्था जो है वो बनी हुई है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर इसको ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। ठीक है अजहर, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए जब 26 लोगों को मारा गया तो इसमें केवल 26 लोगों की मौत नहीं हुई, बल्कि उनके परिवार वाले भी जो है, इसके साथ साथ परिवार वालों की कई आशाएं टूट गई और इसी के साथ उन लोगों के पेट में भी लात मारी गई, जो केवल इस समय का इंतजार करते हैं कि कब पर्यटक आए और कब जो है हमारा मुनाफा हो, कब हम कमाई करेंगे, जो सिर्फ रोजगार के सहारे बैठे रहते। तो उन लोगों की भी मौत इसके साथ साथ हो गई। इस आतंकवाद ने केवल 26 लोगों की मौत नहीं की, बल्कि उन लोगों के पेट में भी लात मारने का काम किया है। देखिए निशु, इस इंसिडेंट के बाद में जहां 26 जो व्यक्ति है उनको वहां पे मार गिराया गया, तो वहां उसके साथ साथ न कि उनके परिजन बल्कि पूरी घाटी, पूरे जम्मू कश्मीर इस शोक में है, इस गम में है। क्योंकि अगर एक समय 2019 के बाद में अगर हम देखेंगे पूरे सर्दियों में या गर्मियों की अगर हम बात करें, पूरा इलाका जो था, पूरा इलाके में जो टूरिज्म का जो रश था वो काबिल तारीफ था, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ जो पिछले कई वर्षों से तकरीबन 30 साल के बाद ऐसा जो रश है वो देखने को मिला। बल्कि यहाँ पे हॉलीवुड के साथ साथ बॉलीवुड और टॉलीवुड वो भी रुक करने लगे थे, और इसके साथ साथ कई एक जो सिनेमाज थे जो काफी दर्शकों से जो बंद थे वो भी खोल लिए गए थे। तो कहीं ना कहीं एक जो टूरिज्म का एक जो स्कोप था वो देखने को मिल रहा था, और इस टूरिज्म को लेके यहाँ की जो नौजवान थे, जो बेरोजगार नौजवान थे, उनको रोजगार भी हासिल हो रहा था। लेकिन हम देख रहे हैं कि कई एक जो वीडियोस है जो वायरल भी होते हैं लाल चौक से या कई और जगहों से, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये हमारे मेहमान थे, इनकी वजह से यहाँ पे हमारी रोजी रोटी चलती थी। और इस इंसिडेंट के बाद में नखी आज हमारा वो भ्रम भी टूट गया कि जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार की कोई शांति है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय, बहुत शुक्रिया राजकुमार, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।